नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब के इस चैनल पर। छत्तीसगढ़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन की। ठीक है, जैसे कि हमको पता था कि कलचुरी कालीन व्यवस्था के बाद से मराठों का आगमन हुआ। मराठों के बाद अंग्रेज़ों और मराठों के द्वारा संयुक्त रूप से यह कहना चाहिए कुछ समय मराठों द्वारा कुछ समय अंग्रेज़ों के द्वारा शासन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से मराठा काल के अंतर्गत हमने सूबा शासन व्यवस्था देखा। उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश शासन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जिसमें बहुत सारे अधीक्षक नियुक्त किए गए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। उसके बाद हमने देखा जिलेदारी व्यवस्था, जिसमें मराठा शासन पुनः आ गया। और फिर जिलेदारी व्यवस्था के बाद अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन आने वाला है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, जो 1854 से शुरू होकर पूरा भारत के आज़ादी तक चलने वाला है, मतलब 1947 तक चलने वाला है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन। ठीक, मतलब यहाँ पर से मराठा शासन हो जाएगा पूरी तरीके से समाप्त, और अब जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो वो पूरी भारत की आज़ादी तक चलेगी, मतलब 1947 तक चलेगी। क्लियर है? इसी कारण समय क्या लिखाया गया है, 1854 से लेकर आपका 1947 तक। ठीक है, जैसे कि हमको पता है जस्ट इसके पहले तक छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था चल रही थी, मतलब विभिन्न जिलेदारों के माध्यम से शासन किया जा रहा था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मराठों के द्वारा। ठीक है, ये हमने देखा था पिछले क्लास में। तो अब उसके बाद आपका ये रहने वाला है टाइम पीरियड, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर देखिए, इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम ध्यान में रखेंगे। जैसा कि पता है फिर से ब्रिटिश शासन, तो सारी जो बातें हैं, सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनका पुनर्गठन होने लगेगा, और सारी जो चीज़ें हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयाँ जो है, प्रशासनिक पुनर्गठन जो है, वो ब्रिटिश शासन के अनुसार परिवर्तित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, 13 मार्च 1854 को नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। जैसे कि आपको पता है कि मराठा शासन का जो केंद्र था वो क्या था, नागपुर था। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं भोसला। ठीक है, मराठा के अंतर्गत क्या, भोसला। तो भोसलों का जो साम्राज्य था उसका मुख्य केंद्र नागपुर था, नागपुर। ठीक है, तो नागपुर का विलय जब ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया 13 मार्च 1854 को, तो एक तरीके से छत्तीसगढ़ भी इसके अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता था, नागपुर के अंतर्गत आता था, नागपुर के भोसलों के अधीन आता था। ठीक है, क्यों, इसके पीछे रीजन भी मैंने बताया था, रघुजी तृतीय की मृत्यु। ठीक है, रघुजी तृतीय अंतिम मराठा शासन के रूप में नागपुर में थे, उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के पश्चात ही डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत जो 1854 में आई थी, क्या, डलहौजी की हड़प नीति। जैसे अगर किसी राजा महाराजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं होते थे तो उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाता था। इसी नीति के तहत, हड़प नीति के तहत, नागपुर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और चूंकि छत्तीसगढ़ नागपुर साम्राज्य का ही भाग था, तो छत्तीसगढ़ भी ऑटोमेटिकली किसके अंतर्गत चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चला गया। तो ये आप ये डेट ध्यान में रखेंगे, 13 मार्च 1854 का। ठीक है, 13 मार्च 1854 का नागपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। लेकिन आखिरी जो जिलेदार थे, जिलेदारी व्यवस्था थी, आखिरी जो जिलेदार थे जिनका नाम था गोपाल राव आनंद। ठीक है, गोपाल राव आनंद, उन्होंने जो सत्ता का हस्तांतरण किया, ब्रिटिश शासन को हस्तांतरण किया छत्तीसगढ़ की सत्ता का, वो कब किया, तो ये भी डेट आपको ध्यान में रखना है। 1 फरवरी 1855 को गोपाल राव आनंद ने छत्तीसगढ़ डिप्टी कमिश्नर इलियट को शासन सौंपा। विलय हो गया था 13 मार्च 1854 को नागपुर का, मतलब छत्तीसगढ़ का भी। लेकिन शासन को अंतिम रूप से कब सौंपा गया, शासन को अंतिम रूप से सौंपा गया 1 फरवरी 1855 को। ठीक है, देख पा रहे होंगे तकरीबन 11 महीने से एक साल का समय गोपाल राव को और रहने दिया गया पद पे। ठीक है, अंतिम जिलेदार थे ये, अंतिम जिलेदार थे कौन, गोपाल राव आनंद, ये ध्यान में रखिएगा। और चूंकि छत्तीसगढ़ साम्राज्य का विलय हो गया और छत्तीसगढ़ एक संभाग के रूप में बना, और इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए, और प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में आपको ध्यान में रखना है इलियट। क्या नाम याद रखना है, इलियट। ठीक है, अब नागपुर में एक कमिश्नर होते थे, नागपुर मुख्य क्षेत्र था, तो उस मुख्य क्षेत्र में कमिश्नर होते थे। ठीक है, सुप्रीम कमिश्नर कह सकते हैं, कमिश्नर कह सकते हैं, जो मुख्य अधिकारी के रूप में होंगे, किसके एजेंट के रूप में, गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में। ठीक है, कमिश्नर। तो जो उस समय नागपुर के कमिश्नर थे वो थे कौन, मेंसल, नागपुर के कमिश्नर। और इसी नागपुर के कमिश्नर के अंतर्गत विभिन्न संभागों में
विभिन्न संभागों में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। तो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत कौन थे डिप्टी कमिश्नर? इलियट, जो किसके आदेश पे काम करते थे? मुख्य कमिश्नर जो नागपुर में थे मैंसल के आदेश पर काम करते थे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको? चलिए, अब कमिश्नर हो गए जो मुख्य नागपुर में होते थे, डिप्टी कमिश्नर हो गए, एक सहायक कमिश्नर होते थे और एक अतिरिक्त सहायक कमिश्नर भी होते थे। ठीक है, इन सब का कार्य डिप्टी कमिश्नर को सहायता पहुंचाना था। किसका किसका? सहायक कमिश्नर और अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग की बात कर रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के रूप में दो लोगों को आपको ध्यान में रखना है। एक है गोपाल राव आनंद, जो अंतिम जिलेदार थे वो खुद। ठीक है, अंतिम जिलेदार गोपाल राव आनंद को अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा। ठीक है, और ये बिलासपुर के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त हुए। ठीक, दूसरे व्यक्ति आपको ध्यान में रखना है मोहिबुल हसन। ठीक है, मोहिबुल हसन, कहीं कहीं पर मोहिबब उल हसन ऐसा भी लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे मोहिबुल हसन। ठीक है, रायपुर के लिए अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त किए गए। तो दो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर गोपाल राव और मोहिबुल हसन आपको ध्यान में रखना है। बिलासपुर से गोपाल राव और मोहिबुल हसन रायपुर से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब ये जो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का जो पद होता था वो भारतीयों के लिए सुरक्षित होता था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। भारतीयों के लिए सुरक्षित होता था यह पद। आगे देखिए, अब चूंकि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन होने वाला है, क्योंकि ब्रिटिश शासन आ गया, अपने हिसाब से प्रशासन चलाएंगे, तो एक प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और उस प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन होकर एक व्यवस्था आई जिसे तहसीलदारी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो तहसीलदारी व्यवस्था उस समय सबसे प्रथम बार इंट्रोड्यूस हुई कब? 1854-1855 के आसपास, जब छत्तीसगढ़ में अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन आया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब ये तहसीलदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ? तहसीलदार नियुक्त किए गए। ठीक है ना, तहसील बनाए गए, तहसील। तो सर्वप्रथम तहसीलदारी व्यवस्था कब हुई शुरू? 1854 में, जब ब्रिटिश शासन आया। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके अंतर्गत तहसील बनाए गए। कितने तहसील बनाए गए वो बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन तहसीलदारी व्यवस्था के अंतर्गत तहसीलों में शासन करने के लिए, ठीक है, या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार नियुक्त किए जाएंगे और उस तहसीलदार को फौजदारी और दीवानी दोनों अधिकार प्रदान किए जाएंगे कम राशि के। कम राशि क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पहले समय में 5,000 रुपये से अधिक के जो मामले होते थे वो डिप्टी कमिश्नर खुद डील करते थे। ठीक है, जो इलियट थे, 5,000 रुपये से अधिक के अगर जो मामले होते हैं दीवानी मामले, उसको कौन डील करेगा? डिप्टी कमिश्नर इलियट। 5,000 से कम राशि के जो मामले हैं उसको कौन डील करेगा? तहसीलदार। ठीक है, तो इस कारण कम राशि लिखा है, और वो राशि को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो 5,000 रुपये आप ध्यान में रखेंगे। 5,000 से अधिक की राशि कौन डील करेगा? डिप्टी कमिश्नर। 5,000 से कम की राशि के जो मामले रहेंगे उसको कौन डील करेगा? तहसीलदार। अब तहसीलदार को दोनों अधिकार प्रदान किए गए, फौजदारी भी दीवानी भी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इतनी बातें क्लियर है। प्रथम 3 तहसील बने तहसीलदारी व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के संबंध में, वो होगा रायपुर, धमतरी और रतनपुर। रायपुर, धमतरी और रतनपुर, ये 3 तहसील शुरू में आपके बने। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 3 तहसील याद हो गए, रायपुर, धमतरी, रतनपुर, 3 तहसील। प्रत्येक परगने में कमाविजदार के स्थान पर नायब तहसीलदार की नियुक्ति हुई। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके पहले परगने होते थे, परगने भी अभी भी हैं, परगने पहले भी होते थे कि छत्तीसगढ़ को शुरू में आपको ध्यान में होगा कि 8 से 9 से 10 परगनों में विभाजित किया गया था, और हर परगने का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे कमाविजदार कहते थे। ये मैंने बताया है आपको। ठीक है, अब क्या हुआ कि परगने तो यथावत रहे। ठीक है, तो परगने में जो प्रमुख अधिकारी होता था ना, कमाविजदार, जो किसकी देन थी? मराठों की देन थी। तो इस कमाविजदार के स्थान पर जो अधिकारी नियुक्त किया गया परगनों के लिए, उसे कहा गया नायब तहसीलदार। क्या कहा गया? नायब तहसीलदार, जो तहसीलदार के अंतर्गत कार्य करते थे। तहसीलदार के अंतर्गत कौन? नायब तहसीलदार। किसको हटा दिया गया? कमाविजदार को हटा दिया गया। ठीक है, परगने में शासन करने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा आपका संभाग कौन है? डिप्टी कमिश्नर। उसके नीचे आएगा, दिमाग में बैठाइए, उसके नीचे आएगा क्या? उसके नीचे आएगा तहसील। कौन होगा? तहसीलदार, प्रमुख अधिकारी। तहसीलदार के नीचे क्या आएगा? परगने। परगने के क्या अधिकारी होंगे? नायब तहसीलदार, प्रमुख अधिकारी। क्लियर है इतनी बातें? ये आपका हायरार्की है। ठीक, और देखिए अगला क्या होगा। 1 फरवरी 1857 को 2 और तहसील का निर्माण किया गया, धमधा और नवागढ़। कुल 5 तहसील हो गए। 1, 2, 3 हमने पहले ही देखा था। ठीक, 4 और 5 फिर से आ गए, धमधा और नवागढ़। ठीक है, कब? 1 फरवरी 1857 को। इतनी बातें क्लियर है?
8 महीने बाद फिर से तहसीलों का पुनर्गठन किया गया। जैसे देखिए अभी क्या चल रहा है, फरवरी 1857, फिर से 1857 को ही 8 महीने बाद, ठीक है, फरवरी चल रहा है, 8 महीने बाद आ जाएगा, क्या मतलब अक्टूबर। अक्टूबर में फिर से पुनर्गठन किया गया 1857 के, और धमधा के स्थान पर दुर्ग को तहसील बनाया गया। धमधा के स्थान पर दुर्ग को तहसील बनाया गया, मतलब देखिए तहसीलों की संख्या अभी भी नियत ही है, 5 की 5 ही है, लेकिन धमधा के स्थान पर दुर्ग को बना दिया गया, धमधा को हटा दिया गया और दुर्ग को बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दुर्ग में जो सुविधाएं देखी गई वो धमधा की अपेक्षा अधिक थी, बहुत सारी सुविधाएं थी। और सर्वप्रथम जो मुख्यालय था, ठीक है, रायपुर, उससे दुर्ग की जो दूरी थी उसको भी ध्यान में रखकर दुर्ग को तहसील बनाया गया। जहां तक हमने देखा था क्या कि मुख्यालय क्या था, जो छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया उसका, रायपुर। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो ये हो गया आपका तहसीलदारी व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें। आगे देखिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रांत का गठन होने वाला है, ठीक है। इससे प्रश्न लगातार पीएससी में पूछे गए हैं 3 से 4 बार। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ कब? 2 नवंबर 1861 को। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इन्हीं सब क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया 2 नवंबर 1861 को, जिसका मुख्यालय क्या था? नागपुर, ठीक है, मुख्यालय नागपुर। अब देखिए मध्य प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। मध्य प्रांत के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 क्षेत्र आएंगे। पहला नागपुर राज्य के क्षेत्र, नागपुर राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत खुद नागपुर संभाग आएगा। दूसरा रायपुर संभाग या छत्तीसगढ़ संभाग आएगा, रायपुर संभाग भी कहा जाता था, छत्तीसगढ़ संभाग भी कहा जाता था। तीसरा गोदावरी तालुक संभाग आता था। ये 3 संभाग आएंगे किसके अंतर्गत? नागपुर राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत। लिखा है यहाँ पर 3 संभाग, ठीक है। पहले क्षेत्र के अंतर्गत 3 संभाग कौन कौन से? नागपुर संभाग, दूसरा रायपुर या छत्तीसगढ़ संभाग, तीसरा गोदावरी तालुक संभाग। ये 3 संभाग आएंगे और इन 3 संभागों के अंतर्गत कुल 10 जिले आते थे, जिसमें रायपुर या छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। समझते जाइएगा, बहुत ही बढ़िया है, कंफ्यूजन भी होता है लेकिन समझते चलिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया रायपुर संभाग या छत्तीसगढ़ संभाग होगा, उसके अंतर्गत 3 जिले होंगे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। लेकिन इस क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले? 10 जिले। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। एकदम क्लियर है। 10 के 10 जिलों को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आते अभी वर्तमान में, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। दूसरा जो क्षेत्र था वो था सागर नर्मदा क्षेत्र। सागर नर्मदा क्षेत्र, इसमें कुल 2 संभाग थे, इसमें कुल 2 संभाग थे। एक खुद सागर संभाग और दूसरा जबलपुर संभाग, ठीक है। सागर नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत 2 संभाग, एक था सागर संभाग और दूसरा जबलपुर संभाग। इसके अंतर्गत कुल 2 संभाग को मिलाकर 7 जिले होते थे, 7 जिले होते थे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया गया? मध्य प्रांत नाम दिया गया या मध्य प्रांत का गठन किया गया। क्लियर है बातें। अब ऐसा माना जाता है कि 1862 में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया, ठीक है। वैसे तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के नाम के रूप में स्वतंत्र संभाग 1862 में दर्जा दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग कब बना, अगर ऐसा पूछे तो आपको ध्यान में रखना है 1862, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। कहीं कहीं पर 1862 नहीं दिया, डायरेक्ट 1861 ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन में अगर दोनों हो तो 1862 आंसर आएगा, अगर ऑप्शन में 1862 ना हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1861 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। मुख्यालय क्या था छत्तीसगढ़ संभाग का? रायपुर। क्लियर है। चलिए अब प्रशासनिक परिवर्तन देखते हैं आगे। प्रशासनिक परिवर्तन आपको ध्यान में रखना 1905 में किया गया, या भौगोलिक पुनर्गठन भी कह सकते हैं इसको। प्रशासनिक परिवर्तन या भौगोलिक पुनर्गठन 1905 का क्या हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। क्या हुआ? बंगाल प्रांत के अंतर्गत पहले तो 3 क्षेत्र आते थे। बंगाल प्रांत के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते थे, एक खुद बंगाल, एक बिहार और एक उड़ीसा। बंगाल प्रांत के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो उसमें से क्या? बंगाल प्रांत के अंतर्गत आने वाले बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र की 5 रियासतों को, कौन कौन सी 5 रियासतों को? चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर। ये 5 रियासत आपको ध्यान में रखना है। चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, ये 5 रियासतों को, जो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पहले 1905 के पहले किसके अंतर्गत आ रहे थे? बंगाल प्रांत के बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे थे ये 5 रियासत, ठीक। नाम याद करें, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर।
इनको मध्य प्रांत में मिला लिया गया, मध्य प्रांत में मिला गया। अब मध्य प्रांत के अंतर्गत क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है। तो बाद में जाकर जब छत्तीसगढ़ राज्य, मतलब एक छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में माना जाने लगा, तो ये जो पांचों रियासतें थी ये छत्तीसगढ़ के भूभाग में आती थी। उस समय तो मध्य प्रांत काफ़ी बड़ा था ना, छत्तीसगढ़ के अलावा नागपुर का भी क्षेत्र था, जबलपुर का भी क्षेत्र था, ठीक है। लेकिन ये जो पांचों के पांच रियासत है ये किसको प्राप्त हुआ, छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन पांचों रियासतों का मध्य प्रांत में विलय या शामिल होना, मतलब छत्तीसगढ़ में शामिल होना। तो इसे दो प्रकार से कह सकते हैं, या तो मध्य प्रांत में मिला या तो छत्तीसगढ़ में मिला, दोनों एक ही बात है। क्लियर, क्योंकि पांचों रियासतें अंतिम रूप से किसको मिली, अगर हम देखें ये पांचों के पांचों रियासत वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, ठीक। तो मध्य प्रांत में उस समय विलय हुआ, मिला किसको, छत्तीसगढ़ को मिला, ठीक है। तो कुछ भी कह लीजिए, ये मैं कह रहा हूं। और फिर इसी प्रशासनिक पुनर्गठन, भौगोलिक पुनर्गठन के अंतर्गत 1905 में जो हुआ, फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में जो संभाग थे, माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ संभाग में तीन जिले बने, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। देखिए अब समझिए बात, पहले जो तीन जिले थे वो कौन कौन से थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। यह संबलपुर जो है 1905 में ही जो ये पुनर्गठन हुआ है, ये संबलपुर दे दिया जाएगा उड़ीसा को, बंगाल प्रांत के उड़ीसा को, ठीक है। संबलपुर कहाँ चला जाएगा, बंगाल प्रांत के उड़ीसा में। और ये पांच रियासतें आ जाएंगी छत्तीसगढ़ में। तो अब तो ये संबलपुर छत्तीसगढ़ में रहा नहीं, तो एक जिला कौन रिप्लेस कर दिया संबलपुर के बदले, दुर्ग जिला रिप्लेस कर दिया। तो मतलब रायपुर और बिलासपुर पहले से जिले थे, एक नवीन जिले के रूप में कौन इंट्रोड्यूस किया, दुर्ग। लेकिन दुर्ग जिले का जो गठन है वो माना जाता है 1906 को। मतलब ये जो तीन जिले पुनर्गठन होके बने, जिसमें रायपुर बिलासपुर पहले से था, दुर्ग नवीन जिले के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ संबलपुर के स्थान पर, वो माना जाता है 1906 को। ये 1905 के पुनर्गठन के फलस्वरूप ही हुआ है। क्लियर। तो दुर्ग जिले का निर्माण 1906, ध्यान में रखिएगा, पहले भी बताया जिले निर्माण का क्रम उसमें देखिएगा आप। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में नई राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करते हैं इसी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। तो देखिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था अपनाई गई। जो राजस्व व्यवस्था आएगी हर 3 वर्ष में आएगी, ऐसा निर्धारित किया गया इस ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो 1856 से शुरू होकर 1861 तक चला और कुल 2 बार ये आया। ये जो 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था थी कुल 2 बार आई, ठीक। 1856 से शुरुआत होकर कुल कितना, 1861 तक चला। ये बात ध्यान रखेंगे। 1855 से शुरुआत होगी। कहाँ से शुरुआत होगी, 1855 से शुरुआत होगी, ठीक। तो पहली बार 1855 से 1858 तक, दूसरी बार 1859 से 1861 तक, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। तो 2 बार आई कुल, 1855 से 1861 तक, पहली बार 1855 से 1858, दूसरी बार 1859 से 1861। ये 2 बार आपकी 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था आई। इलियट के समय की ही बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, तो ये हो गया नया राजस्व व्यवस्था। और 3 तहसील भी हमने शुरू में देख लिया था, कौन कौन सा, रायपुर, धमतरी, रतनपुर। तो देखिए इन जो 3 तहसील थे, शुरू के जो 3 तहसील थे उसके अंतर्गत 12 परगने रखे गए, 12 परगने रखे गए, ये आप ध्यान रखिएगा। जो शुरू के 3 तहसील थे उसके अंतर्गत 12 परगने आते थे। शुरू में हमने कुल 9 प्रकार के परगने देखे थे, अब 12 प्रकार के परगने हो गए, मतलब परगनों का भी पुनर्गठन किया गया। क्लियर है, ठीक। और पुनर्गठन में जो हुआ है उसमें 3 पुराने परगने कौन कौन से, राजरो, लवन, खल्लारी के स्थान पर 4 नए परगने का पुनर्गठन किया गया, जो थे गुलू, सिमगा, मारो और बीजापुर। ध्यान रखिएगा, जो शुरू के पुराने 3 परगने थे कौन कौन से, राजरो, लवन, खल्लारी, उसके स्थान पर 4 नए परगने लाए गए, गुलू, सिमगा, मारो, बीजापुर। क्लियर। ये 4 नए परगने लाए गए। क्लियर है। आगे देखें, अगली प्रथा या अगली महत्वपूर्ण बात वो है ताहूतदारी प्रथा। ये अभी राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ही बात करें सारी बातें, ठीक है। तो ताहूतदारी प्रथा पहले तो होती क्या है, सुन लीजिए। ताहूतदारी प्रथा होती है, कोई भी जो बंजर ऊसर भूमि होती है, ठीक है, कोई भी बंजर या ऊसर भूमि होती है, उसको किसी प्रभावशाली व्यक्तियों के अधीन लाकर उसे कृषि योग्य बनाने की जो प्रथा थी उसे ताहूतदारी प्रथा कहा जाता था। तो लिखा है यहाँ पर, ऊसर या बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलना। जिस व्यक्ति के माध्यम से, जिस प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से यह बदला जाता था, उस व्यक्ति को ताहूतदार कहा जाता था, और इसी कारण इस व्यवस्था को ताहूतदारी प्रथा कहा जाने लगा। क्लियर है क्या बातें। क्या जो बंजर भूमि थी, ऊसर भूमि थी, उसको क्या करना है, हमको भूमि को परिवर्तित करना, अच्छी भूमि में, कृषि योग्य भूमि में। तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता होगी, वह प्रभावशाली व्यक्ति उस बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल देता था, और उस व्यक्ति को ताहूतदार कहा जाता था। इसी कारण इस व्यवस्था को ताहूतदारी प्रथा कहने लगे, ठीक। तो देखिए कौन कौन सी
ताहुतदारी जो है वो उसका निर्माण हुआ, ताहुत का निर्माण हुआ। लोरमी और तरेंगा शुरू के 2 ताहुत, ठीक है, सैंडिस के समय बनाए गए। सैंडिस के समय, ये हमने अधिकारी ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में देखा था ना, जब हमने ब्रिटिश शासन देखा था 1818 से 30 तक, सैंडिस, उसके में शुरू में 2 ताहुत बनाए गए। कौन से? लोरमी और तरेंगा। 2 और ताहुत सिरपुर और लवन, सिरपुर और लवन मराठा काल में बने, ठीक। अब देखेंगे 3 और ताहुत बनेंगे, कौन कौन से? सिहावा, खल्लारी, संजारी, इलियड के काल में, मतलब यही 1855 के आसपास, सिहावा, खल्लारी, संजारी। तो इस प्रकार से 2 पहले सैंडिस के समय, 2 मराठा काल में और 3 इलियड के काल में, कुल मिलाकर कितने हो गए? 2, 2, 4 और 3, 7। 7 आपके ताहुत बन गए, ठीक है, कुल 7 आपके ताहुत बन गए। नाम के साथ याद रखना है, लोरमी, तरेंगा, सिरपुर, लवन, सिहावा, खल्लारी, संजारी। उसमें से देखिए शुरू के जो 2 ताहुत थे, लोरमी और तरेंगा, वो बिलासपुर भू राजस्व के अंतर्गत आते थे। नोट करते जाएगा, जितनी बातें मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी और अतिरिक्त मैं कह रहा हूँ उसको नोट करिएगा। लोरमी और तरेंगा बिलासपुर भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आते थे, मतलब बिलासपुर के अंतर्गत आते थे ये क्षेत्र। सिरपुर, लवन और अन्य 3 जो इलियड के समय बने, मतलब सिहावा, खल्लारी, संजारी के साथ सिरपुर और लवन, ये जो 5 ताहुत थे ये रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, ठीक है। सिरपुर, लवन, सिहावा, खल्लारी, संजारी ये रायपुर के अंतर्गत आते थे। तो 2 बिलासपुर के अंतर्गत, 5 जो है, ये 5 जो है रायपुर के अंतर्गत आते थे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चलिए अगली बातें करते हैं एक और प्रथा के बारे में, जिसे लाखा बाटा प्रथा कहते हैं। महत्वपूर्ण है लाखा बाटा प्रथा ना, बहुत सारे लोगों ने आप में से नाम भी सुना होगा लाखा बाटा जो है, ठीक है। हम अपने दादी नानी से पूछे तो उनको पता होता है ये सारी चीज़ें। लाखा बाटा, ठीक है, फेमस है काफ़ी। तो देखिए 11 अप्रैल 1868 में जे.बी. चिशोम भू राजस्व अधिकारी थे। कौन? चिशोम। उनके द्वारा इस लाखा बाटा के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो यही लिखा मैंने, क्या? 11 अप्रैल 1868 में जे.बी. चिशोम द्वारा वर्णन है लाखा बाटा प्रथा का। यह उनके बारे में लिखा है, इसके बारे में लिखा है कि काफ़ी अच्छी प्रथा है ये, ठीक है, जो क्या करती है, देखते हैं क्या करती है। बारी बारी से अच्छे उपजाऊ खेत को किसानों के मध्य बदल कर उपयोग करने की जो प्रथा थी उसे लाखा बाटा प्रथा कहा जाता था। मतलब देखिए सारी की सारी भूमि अच्छी हो, ठीक है, बोलना चाहिए कृषि के उपयोग में लाई जाए, ऐसी नहीं हो सकती थी। कुछ भूमि बंजर भी होती थी और कुछ भूमि अच्छी होती थी। तो कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा, शक्तिशाली लोगों के द्वारा अच्छी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता था, ठीक है, और खराब भूमि जो है वो गरीब छोटे किसानों के मध्य बांट दिया जाता था। तो ऐसा क्या होता, जिसके पास अच्छी भूमि है वो अच्छे फसल दे सकता था, अच्छी लगान दे सकता था, और जिनके पास खराब भूमि गई है उनका उपज भी नहीं हो जाता ठीक से, ठीक है, तो उनके द्वारा राजस्व नहीं आ पाता और इस प्रकार गरीबी बढ़ती। तो एक तरीके से अन्याय था कि अच्छी भूमि कुछ लोगों के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता और गरीब और मजबूरों के द्वारा खराब भूमि को रखा जाता। लेकिन इसको बदलने के लिए क्या किया गया, यही लाखा बाटा उपयोग में लाया गया। क्या हुआ इससे, जो अच्छी भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि होती थी, उसे बदल बदल कर किसानों को दिया जाता था कि कुछ दिन आप इसमें किसी किसान को देके कुछ वर्ष तक आप इसमें किसानी कीजिए या कुछ समय तक किसानी कीजिए, फिर यह भूमि किसी और को दे दी जाती थी। इस प्रकार रोटेशन चलते रहता था अच्छी भूमि का अलग अलग किसानों के मध्य, यही लाखा बाटा है। तो इस प्रकार से होता क्या था कि सबको मौका मिलता था अच्छी भूमि को उपयोग में लाने का, सभी किसानों को मौका मिलता था अच्छी भूमि को उपयोग में लाने का। क्लियर है? तो ये था बारी बारी से अच्छे उपजाऊ खेत को किसानों के मध्य बदल बदल कर उपयोग करने की क्रिया। तो एक ही के पाले में ना तो खराब भूमि आती थी, ना ही एक ही के पाले में अच्छी भूमि आती थी, बदल बदल कर अच्छी भूमि का उपयोग हर किसानों के द्वारा कर लिया जाता था। क्लियर है इतनी बातें? तो इसे ही लाखा बाटा प्रथा कहा जाता है। आगे देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। रायपुर के बंदोबस्त अधिकारी का नाम याद रखिए, हैविट। रायपुर के बंदोबस्त अधिकारी का नाम याद रखिए, हैविट। ताहुतदारी जो प्रथा मैंने बताई थी उसके ये विरोध में थे, ठीक है, मतलब ताहुतदारी प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थे, क्योंकि ताहुतदारी जो प्रथा थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो जो हैविट थे, जो रायपुर के बंदोबस्त अधिकारी थे, वो ताहुतदारी प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थे और रायपुर के अंतर्गत 5 ताहुत आते थे, ठीक है, कौन कौन से? सिरपुर, लवन, सिहावा, खल्लारी, संजारी। तो समाप्त कर दिया गया क्योंकि हैविट जो थे वो समाप्त करने के पक्ष में थे। तो रायपुर के अंतर्गत आने वाले जो ताहुतदारी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन वही बिलासपुर के बंदोबस्त अधिकारी, यहाँ पर डैश क्यों लिखा है, क्योंकि बंदोबस्त अधिकारी आएगा। बिलासपुर के बंदोबस्त अधिकारी जिनका नाम था चिशोम, क्या नाम था? जे.बी. चिशोम, वो ताहुतदारी
प्रथा के पक्ष में थे। ठीक है, ताहूतदारी प्रथा के पक्ष में थे। और इस प्रकार 1950 तक भी बिलासपुर में ताहूतदारी प्रथा चलती रही, क्योंकि चिशोम चाहते थे उस समय। तो यहाँ समाप्त नहीं हुई। किस में समाप्त नहीं हुई? लोरमी और तरेंगा, बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले ताहूत समाप्त नहीं हुए, जबकि 5 ताहूत समाप्त हो गए हैविट, क्योंकि पक्ष में नहीं थे। रायपुर के बंदोबस्त अधिकारी, क्लियर? रायपुर के बंदोबस्त अधिकारी हैविट, बिलासपुर के बंदोबस्त अधिकारी चिशोम। फेवर में नहीं थे ताहूत प्रथा के, फेवर में थे ताहूतदारी प्रथा के। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक नियमावली बनाई गई थी, एक रूल्स बनाया गया, सेट ऑफ रूल्स बनाया गया था, जिसे कहा जा रहा था दस्तूर उल अमल। दस्तूर उल अमल ध्यान में रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, राजस्व मामलों को निपटारे के लिए कोई विवाद अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके निपटारे के लिए एक नियम बनाया गया, उसकी सूची बनाई गई, जिसे दस्तूर उल अमल का नाम दिया गया। ठीक, अगली बातें देखिए। भू राजस्व का निर्धारण हलों की संख्या के आधार पर किया जाता था। कौन कितना भू राजस्व देगा? वैसे तो देखिए पूरी भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, एक खालसा भूमि, एक जमींदारी भूमि और एक ताहूतदारी भूमि इस समय। ठीक है, तो जमींदारी डायरेक्ट सरकार को अपना टैक्स देते थे या कर देते थे, जो भी उनका रहता था। ठीक है, खालसा भूमि के अंतर्गत आने वाला जो भी होता था, किसान उसको उपयोग में लाता था, उसके थ्रू संग्रहण करने का कार्य, कर संग्रहण करने का कार्य गौटिया का होता था। ये सारी चीज़ें मैंने बताई, और गौटिया फिर जाके सरकार को टैक्स दे देता था। ठीक है, तो गांव में मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में गौटिया को भी हमने देखा था। इतनी बातें क्लियर है। और ताहूतदार तो हमने देख लिया भाई। ठीक है, ताहूतदारी भी टैक्स पे करते थे। तो क्या हुआ कि जो भू राजस्व का निर्धारण कैसे होता था? तो हलों की संख्या पे, जो किसान जितना हल रखेगा, हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण होता था। मतलब देखिए, ये जो व्यवस्था थी, मतलब एक तरीके से काफ़ी ख़राब व्यवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिख रहा कि कितनी पैदावार हो रही है, कितना बड़ा क्षेत्र है, कोई पैमाना ही नहीं था मेजर करने का क्षेत्र को। बस क्या देख लिया जाता था कि हल कितने हैं। तो हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण होता था, जो एक नेगेटिव पॉइंट है इसके अंतर्गत। क्लियर है? आगे देखें। अंग्रेजी राजस्व वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता था? 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था। ठीक है, तो अंग्रेजी राजस्व वर्ष की शुरुआत होती थी 1 मई से, चलता था 30 अप्रैल तक। ये आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण बात। और 1 जून 1856 से आय के 4 मद हो गए। देखिए, इसके पहले जब हमने देखा था, पिछले बार मैंने मराठा कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बताया था आपको, तो उसमें बहुत सारे कर के बारे में बताया था, सायर, टकोली, ठीक है, पंडरी, कलाली, इस तरीके से मैंने बहुत सारे कर के बारे में बताया था। लेकिन 1 जून 1856 के पुनर्गठन के बाद से आय के 4 मद हो गए, जिसमें मुख्य रूप से भू राजस्व सबसे पहला होगा, मुख्य आय का स्रोत। ठीक, तो भू राजस्व उसमें से एक होगा, लेकिन कुल 4 कौन कौन से होंगे? एक भूमि, जिसे भू राजस्व कह रहे हैं, दूसरा आबकारी, ठीक है, मादक द्रव्यों पर लगने वाला कर, तीसरा सायर, जिसे चुंगी कर भी कहा जाता था, बताया था मैंने, और पंडरी। ठीक है, ये 4 आपके आय के स्रोत हो गए। कब? 1 जून 1856 से। भूमि या भू राजस्व कर, आबकारी कर, सायर, पंडरी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने आज देखा मुख्य रूप से, जब अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन आ गया तो क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुए, कौन कौन से भौगोलिक परिवर्तन हुए, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इसका एक और वीडियो बनेगा जिसके अंतर्गत मैं अन्य जैसे न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द से जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।